नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। बाबा रामदेव ने अपनी कई सारी दवाइयों को वापस ले लिया है। वापस नहीं ले लिया, सुप्रीम कोर्ट ने वापस करने को कहा है। आप जानते हैं, कोरोनिल जब उन्होंने बनाया था कोविड के समय, जिसका स्वास्थ्य मंत्री लोग प्रचार कर रहे थे, और उसके बाद जिस तरह के प्रचार उन्होंने किए थे, उसको लेकर आईएमए गया था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश आए हैं। क्या है इन आदेशों के पीछे, क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं, क्या है पूरा गोरख धंधा, असीम त्रिवेदी अपने आज के शो में इसको ही डिटेल से बता रहे हैं। रुके रहिए, बने रहिए। 12-13 मिनट का वो वीडियो है, उसको पूरा देखिए, तब आपके समझ में आएगा कि योगी रामदेव क्या खेल खेल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या भूमिका निभा रहा है उसको रोकने में। नमस्कार, मैं हूं असीम। टीसीएच पर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं योग गुरु बाबा रामदेव के बारे में। रामदेव साहब आजकल चर्चा में हैं। कुछ दिन पहले उनकी दवाओं पे उनके करीब 14 प्रोडक्ट्स थे जिनका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया। अब वो प्रोडक्ट्स मार्केट से हटा दिए गए हैं। उन्होंने हलफनामा देके सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि सारे प्रोडक्ट हटा दिए गए हैं, और साथ ही वो ये भी बता रहे हैं कि इनके सारे विज्ञापन भी सोशल मीडिया से हटाए जाएंगे। एक और मामले पे मुंबई हाईकोर्ट ने उन पे 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, एक और आर्थिक अनियमितता पे, और साथ ही 4.5 करोड़ का सर्विस टैक्स उनके ऊपर लगाया गया है उनके तमाम योग शिविरों को लेके, जिसमें वो बहुत तरह से एंट्री फीस तो चार्ज कर रहे थे मगर सर्विस टैक्स नहीं दे रहे थे। तो इस सब का सिलसिला शुरू होता है रामदेव के खिलाफ अगस्त 2022 में, जब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। उसका मुख्य विषय था, या उसका मुख्य कारण था, कि कोविड के दौर में रामदेव ने जैसे जो बयानबाजी की एलोपैथिक डॉक्टर्स को लेके, एलोपैथिक दवाओं को लेके, और यहाँ तक कि कोविड टीकाकरण को लेके पतंजलि पूरी तरह से एक सोचा समझा अभियान चला रहा था, और उसका एक तरह से मकसद था उनकी अपनी दवा को प्रमोट करना, कोरोनिल को, जिसकी वो तैयारी कर रहे थे, जिसको उन्होंने जून में लॉन्च किया 2020 में। तो एक वो वक्त था जब देश भर में लोग डॉक्टरों के साथ में संवेदनाएं व्यक्त कर रहे थे कि डॉक्टर्स हमें बचा रहे हैं, उनको रक्षक की तरह देखा जा रहा था। करीब 800 डॉक्टर्स थे जिन्होंने जान गंवाई थी, और पूरी डॉक्टर कम्युनिटी, पूरा मेडिकल कम्युनिटी शोक में था। ऐसे वक्त में रामदेव एक बयान देते हैं कि जो खुद को नहीं बचा पा रहे हैं वो लोगों को कैसे बचाएंगे, और डॉक्टर्स की मृत्यु होने, डॉक्टर्स के शहीद होने जैसे विषय पर भी वो तंज कस रहे थे, मजाक कर रहे थे। ये उनको हंसी का विषय लग रहा था। इसके आगे उन्होंने कोरोनिल और स्वासरवटी नाम की दवाएं, एक पूरा किट था जिसको लॉन्च किया, और ये बताया कि आखिरकार ये इलाज खोज लिया गया है कोविड का, और ये कोविड पे पूरी तरह से कारगर है, कोविड वायरस पे काम करता है और एकदम मरीजों को ठीक कर देता है। जबकि बाद में पता लगा कि इसका कोई क्लिनिकल ट्रायल हुआ ही नहीं था। जब भी कोई नई दवा, जब भी कोई नया फार्मूला मार्केट में आता है तो कम से कम 3 साल तक उसका क्लिनिकल ट्रायल कराने का नियम है, और बहुत आपातकालीन स्थितियों में ये 1 साल का ट्रायल भी हो जाता है। लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बिना किसी क्लिनिकल ट्रायल के, सिर्फ बाजार का फ़ायदा उठाने के लिए लोग कोविड की समस्या से जूझ रहे थे, लोग परेशान थे क्योंकि असल में कोई दवा की खोज हो नहीं पा रही थी। तो ऐसे में अपने एक प्रोडक्ट को ला के लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करके एक मोटा मुनाफा कमाने का रामदेव का ये मकसद था। उन्होंने ये भी कहा कि इसको WHO ने भी सर्टिफाइड किया है, इनके कोरोनिल को, लेकिन बाद में एक किसी ने RTI लगाई और ये जानकारी हुई कि इनका ये दावा भी गलत था। इसके बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो सुप्रीम कोर्ट गया है, उन्होंने 2 सेक्शन में इनके खिलाफ आरोप लगाए हैं। एक है 1954 का ड्रग्स एंड मैजिक एक्ट, उसका सेक्शन 3B और 3D। ये इस बारे में है, अगर कोई भी मेडिसिन, कोई भी रेमेडी ये दावा करती है कि वो उस बीमारी को ठीक कर सकती है, लेकिन इस बात का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं दे पाती, तो ये अपराध माना जाता है इस सेक्शन में। और एक और सेक्शन जो इनके खिलाफ लगा है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का, यानी कि ये किसी भी प्रोडक्ट के मामले में हो सकता है अगर आप उसका झूठा या भ्रामक प्रचार कर रहे हैं और अपने पोटेंशियल खरीदारों को मूर्ख बना रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं अपना प्रोडक्ट खरीदने के लिए। इन्होंने कोविड का तो दावा किया ही कि कोविड को ठीक कर रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारी और दवाएं जो डायबिटीज़ के लिए थी, जो अस्थमा के लिए थी, जो उनको ठीक करने का दावा करती थी, वो दावे भी ठीक नहीं पाए गए, और ऐसे तमाम प्रोडक्ट भी इस मामले में लपेटे में आए। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पिछली कई तारीखों में बहुत सख्त रुख अपनाया था, रामदेव को फटकार लगाई थी, और उत्तराखंड की जो स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, जो दवाओं का लाइसेंस देती है तमाम प्रोडक्ट्स का, उसको भी फटकार लगाई थी, और तमाम सारे प्रोडक्ट्स के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए थे इनके अप्रैल में। और
उत्तराखंड की स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी पर एक और आरोप लगा था। वो आरोप ये था कि तमाम बार जब केंद्र सरकार ने कहा नोटिस भेजने के लिए, लेकिन इस सब मसले पर जो स्टेट अथॉरिटी थी वो सिर्फ खाना पूरी कर रही थी। उनके इतने मजबूत संबंध रहे हैं रामदेव से, वहाँ की सरकारों के, वहाँ के मुख्यमंत्री के, या जो भी कारण रहा हो, उनको बजाय ड्रग्स एंड मैजिक एक्ट में नोटिस भेजने की, जो कि एक बहुत मजबूत धारा है, बहुत ताकतवर धारा है, उसके बजाय एक बहुत ही कमज़ोर धारा है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, उसकी धारा 170, खाना पूरी करने के लिए बार बार इस धारा में नोटिस भेजा जा रहा था। जबकि ये माना जाता है कि धारा बहुत ही कमज़ोर है और बहुत सारी प्रोडक्ट, बहुत सारी कंपनियां बहुत बार हाईकोर्ट जाती रही हैं, इस मामले पर स्टे लेके आती रही हैं, तो ये कोई कारगर धारा नहीं है। तो इस बारे में उत्तराखंड की सरकार से भी सवाल उठाया सुप्रीम कोर्ट ने, वहाँ की लाइसेंसिंग अथॉरिटी से, और साथ ही केंद्र सरकार से भी सवाल उठाया कि कोरोनिल जैसी घटना के बाद, कि एक कोरोनिल का जो लॉन्च हुआ और जो एक फेक दवा लॉन्च की गई जिसका कि कोई प्रमाण नहीं था कि वो काम करेगी, क्लिनिकल ट्रायल नहीं था, इस सब के बाद केंद्र सरकार ने भी क्यों कार्रवाई नहीं की। इसके अलावा रामदेव को इस मामले में कई बार माफ़िया मांगनी पड़ी और हलफनामा देना पड़ा। एक बार तो रामदेव ने हाथ जोड़ के भी वहाँ माफ़ी मांगी, लेकिन कोर्ट ने उस माफ़ी को भी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये माफ़ी तो गलती पकड़े जाने पर मांगी जा रही है। तो कोर्ट ने कहा कि ने ऐसा माना कि रामदेव ने इस मामले में झूठे हलफनामे लगाए हैं, जिसमें ये कहा कि इन दवाओं को बाज़ार से हटा दिया गया है, जबकि सच्चाई ये थी कि इन दवाओं की बिक्री बाज़ार में उसके बाद भी जारी रही। यानी कि 5,500 जो करीब पतंजलि के फ्रेंचाइजी स्टोर्स हैं, फ्रेंचाइज हैं यहाँ पे देश भर में, उन सब में ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल रहे, इसके बाद भी कि सुप्रीम कोर्ट उन पर रोक लगा चुकी थी। और फिर उसके बाद उन हलफनामों में तमाम तरह का और धोखा पाया गया। उन एफिडेविट्स के साथ जो अटैचमेंट्स लगे थे, कोर्ट ने देखा और जांचा और ये पता लगा कि वो तो बाद में लगाए गए हैं, आगे की डेट के हैं, यानी कि हलफनामा पहले दायर किया गया, अटैचमेंट्स बाद में लगाए गए। तो जो एक तरह से गुमराह करने की बात है, कोर्ट को धोखा देने की बात है, झूठा बयान देने की बात है। कोर्ट ने नाराज होकर यह भी कहा था कि अगर वो चाहें तो हर प्रोडक्ट पर 1 लाख का जुर्माना लगा सकते हैं। इसके बाद मुंबई हाईकोर्ट का भी एक मामला सामने आ रहा है। इस मामले में ट्रेडमार्क के उल्लंघन का ये मामला है और कपूर से जुड़े हुए कुछ प्रोडक्ट्स पर पतंजलि पर 50 लाख रुपए का जुर्माना मुंबई हाईकोर्ट ने लगाया है। यहाँ पे भी यही कहा जा रहा है कि जब मुंबई हाईकोर्ट ने उनको आदेश दिया था कि इन प्रोडक्ट्स को मार्केट से हटाया जाए, इनकी बिक्री नहीं की जाए, उसके बाद भी रामदेव, पतंजलि उन प्रोडक्ट्स को बेचता रहा और करीब 50 लाख रुपए के आसपास का माल उन्होंने इसके बाद बेच दिया। एक और मामले में सर्विस टैक्स को लेके एक बात आ रही है। रामदेव से कहा गया है कि अक्टूबर 2006 से लेकर मार्च 2011 के बीच 4.5 करोड़ रुपए का सर्विस टैक्स उन पर बकाया है, जो उन्होंने नहीं भरा है। सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क विभाग, उन्होंने ये कहा कि तमाम सारे योग शिविर ये लोग आयोजित करते थे और उन योग शिविर की एंट्री फीस लेते थे और साथ में प्राइस रेंज थी, यानी कि अलग अलग तरह के टिकट थे, आगे बैठने के लिए, पीछे बैठने के लिए, या पूरे कॉम्बिनेशंस, पूरे कॉम्बो जो ऑफर किए जाते थे वो बाकायदा एक प्रोडक्ट की तरह सेल किए जा रहे थे, लेकिन कोई सर्विस टैक्स नहीं दिया जा रहा था। जबकि रामदेव ये कहते आए थे कि असल में ये जो शिविर लग रहे हैं ये बस उपचार के लिए लग रहे हैं और लोग आते हैं और अपनी बीमारियों को ठीक कराते हैं, लेकिन असल में ऐसा माना नहीं गया। कोर्ट ने ये पाया कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, क्योंकि वो लोग तो एक साथ इकट्ठा बहुत सारे लोग बैठते थे, बहुत बड़ी सभाएं जैसी होती थी जहां पर कोई किसी बीमारी का इलाज नहीं हो रहा था, प्रवचन दिए जा रहे थे, योग कराया जा रहा था। तो ये दावा रामदेव का गलत निकला कि यहाँ उपचार चल रहा था, यहाँ सर्विस टैक्स नहीं बनता, और ये माना गया कि इस पर सर्विस टैक्स बनता है। 4.5 करोड़ का सर्विस टैक्स अब वो भरेंगे। ये रामदेव जो अलग अलग जगह पर, अलग अलग अदालतों में अलग अलग तरह के भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं। कहीं उन्होंने गलत दावा किया है उन बीमारियों को ठीक करने का जो वो नहीं कर सकते थे, जो उनकी दवाएं नहीं कर रही थी। कहीं उन्होंने मार्केट से हटा लेने के बाद, जब कोर्ट ने आदेश दिया कि ये प्रोडक्ट को मार्केट से हटा दिया जाए क्योंकि किसी कानून का उल्लंघन करता है, उसके बाद भी वो प्रोडक्ट बेचते रहे, या अलग अलग तरह की सर्विस टैक्स की जो चोरी का मामला है। तो यही रामदेव वो व्यक्ति हैं जो एक समय 2011 में जब भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू हुए थे तो उसकी एक बड़ी आवाज़ थे। इन्होंने एक बड़ा आंदोलन शुरू किया था, उसका नाम था भारत स्वाभिमान आंदोलन, और जगह जगह इनके लोग, इनके संगठन के अलग अलग इकाइयाँ काम कर रहे थे। तो इस आंदोलन की मांग थी
तो मतलब एक मौलिक उद्देश्य, एक मूल उद्देश्य तो यही था कि भ्रष्टाचार को हटाया जाए। लेकिन जो अलग अलग मांगें थी, उनमें से एक बड़ी मांग थी लोकपाल कानून को लाना, जो कि अन्ना आंदोलन की भी मांग थी। लेकिन इनके आंदोलन की एक खास मांग जो कि सबसे फोकस में थी, सबसे जिसपे बार बार जिसकी जिक्र किया जाता था, वो था काला धन वापस लाया जाए, कि देश का जो काला धन जमा है बाहर, उसको वापस लाया जाए और उसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया जाए। 4 जून 2011 को इन तमाम मांगों को लेके इन्होंने एक बड़ा आंदोलन रामलीला मैदान में शुरू किया। और लेकिन उसके बाद 5 जून को ही 4 जून को इन्होंने आंदोलन शुरू किया और अगले दिन ही 5 तारीख को ही सरकार ने लाठीचार्ज करके बलपूर्वक उस आंदोलन को वहाँ से खदेड़ दिया। और ये हुआ कि रामदेव भी वहाँ से किसी तरीके से बच के निकले। उन्होंने कहा कि वो जान बचा के भागे हैं। लोगों ने ये भी कहा कि उनको ऐसे कोई आंदोलनों का अनुभव नहीं था और वो नहीं चाह रहे थे कि वो ऐसा डर गए कि उनको गिरफ्तार करने के बजाय शायद पुलिस गोली मार सकती है, एनकाउंटर कर सकती है। इसके बाद सरकार की इस कदम का भी आलोचना हुई थी बहुत सारी, कि जो सरकार ने इस तरह से एक लोकतांत्रिक आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। मोदी ने कहा था कि ये अलोकतांत्रिक कदम है, तब तक वो देश के प्रधानमंत्री नहीं थे। और उन्होंने ये भी कहा था कि रामलीला मैदान में एक तरह से कांग्रेस सरकार ने रावण लीला की है इस आंदोलन के खिलाफ। और उन्होंने ये भी कहा था कि काला धन के मुद्दे पे वो बहुत गंभीर है, अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो 100 दिन के भीतर वो ये सुनिश्चित करेंगे कि देश का काला धन लौट के भारत में आ जाए। उनको प्रधानमंत्री बने हुए 10 साल से ज़्यादा बीत चुके हैं और इस बारे में कुछ नहीं हुआ है। तो जब ये पूरा मामला हुआ तो इसके बाद रामदेव, या इसके दौरान ही रामदेव कांग्रेस सरकार पर और गांधी परिवार पर बहुत तरह के हेट स्पीच, बहुत तरह की उल्टी सीधी बयानबाजियाँ, अपशब्दों का प्रयोग करते आते थे। उस समय पर उन्होंने एक बार जब उनको हीथ्रो एयरपोर्ट पर रोका गया, लंदन में हीथ्रो एयरपोर्ट पर, मामला ये था कि वो वहाँ पर गए थे विजिटर वीज़ा पे, जबकि पता लगा कि वो वहाँ बिजनेस कर रहे थे। तो उनको रोक के पूछताछ की गई कि वो बिजनेस वीज़ा पर क्यों नहीं आए हैं, टूरिस्ट वीज़ा पर क्यों आए हैं। तो उन्होंने इसका आरोप लगाया भारत पे, सोनिया गांधी पे। उन्होंने कहा कि देश को चला रही एक विदेशी महिला इसके पीछे है। इसके अलावा उन्होंने कई बार सोनिया गांधी को कहा कि वो ताड़का और पूतना का आधुनिक अवतार हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि देश का जो विनाश हो रहा है, इसका मूल कारण गांधी खानदान है। इसके बाद तमाम अलग अलग मौक़ों पे वो इस तरह के हमले करते रहे हैं। तो वो व्यक्ति जिसकी यात्रा शुरू हुई थी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने को लेके, जो कहता था कि वो एलोपैथी को शीर्षासन कराएगा, लेकिन अपने बड़बोलेपन में, या यूँ कहें कि अपनी व्यावसायिक महत्वाकांक्षाओं के चलते वो ऐसी मुश्किलों में पड़ गए हैं कि जहाँ से बाहर निकलना मुश्किल लग रहा है। वो बार बार अलग अलग मामलों में अलग अलग कोर्ट के सामने माफ़िया मांग रहे हैं, हलफनामे दायर कर रहे हैं कि उनसे गलती हुई है, ऐसा आगे नहीं होगा, या इस तारीख तक अब ये हो जाएगा, ये प्रोडक्ट हटा लिए जाएंगे, दोबारा ऐसा नहीं किया जाएगा। रामदेव ऐसी माफ़ी मांगता हुआ, जो एक आसन कहें, इसको क्षमा आसन कहें, तो एलोपैथी को शीर्षासन उन्होंने कराया या नहीं ये नहीं पता, लेकिन ये निश्चित है कि अभी वो क्षमासन करते पूरे देश में अलग अलग न्यायालयों में नज़र आ रहे हैं।